Hello dear aspirants, welcome back to my YouTube channel Exam Made Easy with Sanjeev. Dear aspirants, आज हम देखेंगे characteristics of Francis Bacon's aphoristic style and ये aphorism क्या है या aphoristic style क्या होती है, फ्रांसिस बेकन ने इसका कैसे यूज किया और इस स्टाइल का यूज करके वो कैसे फेमस हुए एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन को भी देखते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन। फ्रांसिस बेकन इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल इन इंग्लिश प्रोज। जहां जब भी इंग्लिश प्रोज की बात आती है तो फ्रांसिस बेकन का नाम पहले आता है, क्योंकि इनसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में जो भी कुछ लिखा गया या जो भी चीज़ें जो हैं नोट डाउन की गई, वो सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली पोएम से रिलेटेड होती थी या पोइटिक फील्ड से रिलेटेड होती थी, चाहे ब्योल्फ हो, चाहे और भी चौसर के द्वारा लिखी गई बहुत सारी राइटिंग्स हैं। तो फ्रांसिस बेकन को प्रोज का एक मास्टर माना जाता है और स्पेशली हिज एसेज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्रीविटी। ध्यान से देखिएगा जो भी पॉइंट है, जैसे ब्रीविटी, कंप्रेशन ऑफ थॉट, एपिग्रामेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रैक्टिकल विजडम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या वर्ड्स हैं जिनको हम समझते हुए चलेंगे। ब्रीविटी क्या होती है? संक्षिप्तता, यानी किसी चीज को आप कम शब्द में चीजों को बताते हैं। कंप्रेशन ऑफ थॉट, जाहिर सी बात है अपने विचारों को आप कितना कम शब्दों में बयां कर सकते हैं। एपिग्रामेटिकली एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के होते हैं कि आप कुछ ऐसे शब्द का यूज करें जो कि बहुत ही वर्बोज ना हो, बहुत ही ज्यादा प्रोजेइक हो, बट ऐसा ना हो कि आप एक शब्द को, एक चीज को बताने के लिए या पर्टिकुलर थॉट को बताने के लिए बहुत बड़े सेंटेंसेस का यूज करें। प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं फ्रांसिस बेकन। जाहिर सी बात है इनके एसेज में चाहे ऑफ स्टडीज हो, चाहे ऑफ ट्रूथ है या ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ मैरिज है एंड चिल्ड्रन, तो ये सारे जो एसेज हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकल विजडम के बारे में, यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं हमारे आसपास, बहुत ही प्रैक्टिकल एसेज फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। और बेसिकली अगर मैं फ्रांसिस बेकन के राइटिंग को कंपेयर करूं तो कबीर के साथ इनको आप कंपेयर कर सकते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम है। कबीर के दोहों से हमें क्या मिलता है? कम शब्दों में बहुत सारे ऐसी मीनिंग्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली फ्रांसिस बेकन भी एक तरह से कबीर दास की तरह ही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भरना। विच क्लियरली सेपरेट हिम फ्रॉम अर्लियर प्रोज राइटर्स, जो कि प्रोज राइटर इनसे पहले हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए बट जो भी थे उनसे इन्होंने अपने को सेपरेट किया, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो सारी चीज़ें थीं, वो सारे एलिमेंट्स थे जो कि पहले के प्रोज राइटर में नहीं थे। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग आइडियाज ऑफ एट लेंथ, बेकन प्रेजेंट्स हिज truth in short striking sentences that leave a lasting impression on the reader। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इन्होंने अपने आइडियाज को डेवलप किया, बेकन ने उसको सबको शॉर्ट रखा, यानी अपने आइडियाज को बताने के लिए, चाहे वो ऑफ स्टडीज पे बताने के लिए कि स्टडी कैसे करनी चाहिए, हमें स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने से, जैसे पोइट्री पढ़ने से या मैथमेटिक्स पढ़ने से या रीडिंग करने से, राइटिंग करने से क्या उसके एडवांटेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बताना भी चाहते हैं इन प्रैक्टिकल, तो आपको शॉर्ट में चीज़ों को रख के समझाना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस, जिससे आप ऐसे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको उस पर सोचने पे मजबूर होना पड़े, उसको हम स्ट्राइकिंग सेंटेंस कहते हैं। मतलब सेंटेंस सिंपल बहुत नहीं होते थे, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और वेटी होते थे, जैसे कि हम इनकी प्रोज या एसेज में हम देखते हैं। कि फ्रांसिस बेकन को बेसिकली एफोरिस्टिक स्टाइल के रूप में लिखने के लिए जाना जाता है। तो एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है? एन एफोरिज्म, अब एफोरिस्ट से एफोरिज्म बना है, इज अ ब्रीफ पिथी स्टेटमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रीफ एंड पिथी स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रुथ और प्रैक्टिकल विजडम। एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत ही छोटा हो और उसके अंदर एक कौन सा एक्सप्रेशन है? जनरल ट्रुथ हमें उसमें नजर आए, यानी कि उसमें कुछ भी नेगेटिविटी वाली बात ना हो, एक ट्रुथ हो। और प्रैक्टिकल विजडम की बात होती है। प्रैक्टिकल विजडम जाहिर सी बात है जो कि सच्चाई या व्यवहारिक चीजें होती हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी व्यवहारिक चीजें होती हैं, तो वो सारी प्रैक्टिकल चीजें या उस प्रैक्टिकल विजडम को हम देख सकें या समझ सकें इनके एसेस के थ्रू।
बेकन्स एसेज आर नॉट स्मूथ। अब क्या क्या इनके एसेज में नहीं था जो कि हम देख सकते हैं कि वो स्मूथ नहीं थे, यानी कि बहुत ही हार्श होते थे। फ्रांसिस बेकन के एसेज हार्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों की बात की है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, व्यावहारिकता की बात करते हैं, एक होती है व्यावहारिकता, एक होती है सैद्धांतिकता। तो व्यावहारिकता चीज़ें आपको ये बताती हैं कि जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, वो है प्रैक्टिकल। और सैद्धांतिक चीज़ें होती हैं कि चलो ठीक है, आप ये चीज़ें आप बुक से पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि झूठ बोलने से आपका फायदा भी हो सकता है, और किसी प्रकार का झूठ बोलने से आपको दूसरे का आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं। और सैद्धांतिक ये कहता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना ही पाप है। तो ये सारी चीजें जो हैं फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि प्रैक्टिकल विजडम होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रैक्टिकल विजडम की बात करेंगे तो आप वो स्मूथनेस नहीं रहेगी, आपको हो हार्श होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नॉट टू बी चीटेड, और चीजें ऐसी आपके साथ गड़बड़ गड़बड़ ना हो, तो आपको थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है। कंटिन्यूअस नैरेटिव्स, यानी आपका नैरेटिव जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ब्रेक होते हैं, थॉट्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि एसेज है, बहुत लेंदी चीजें नहीं होती हैं इनके एसेज में, इसलिए ये कंटिन्यूअस नैरेटिव नहीं है। नॉट का यूज किया गया है, इसलिए ये कंटिन्यूअस नैरेटिव नहीं की बात करते हैं। रादर दे आर कलेक्शन ऑफ मैगजिम्स, यानी कि एक तरह से आप कह लीजिए कि इनके जो एसेज हैं वो एक तरह से कलेक्शन ऑफ मैगजिम्स हैं। मैगजिम्स क्या होते हैं कि कुछ सुक्तियां होती हैं, छोटी छोटी सुक्तियों की तरह, जैसे मुहावरे हो सकते हैं उसके अंदर, और यूनिवर्सल ट्रुथ की भी बात करते हैं, तो इसको हम मैगजिम्स कहते हैं। तो बेसिकली इनके एसेज को हम कलेक्शन ऑफ मैगजिम्स भी कह सकते हैं, वेयर ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस इज मीनिंगफुल एंड क्वोटेबल। जहाँ पे आप पाते हैं कि उनका हर सेंटेंस जो है मीनिंगफुल, उससे एक मीनिंग निकाल सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपको रियल में उस सेंटेंस को अच्छे से समझाना है। कोटेबल क्या होता है, यानी कि इनके हर सेंटेंस को आप कोट कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर अपनी बातचीत को समझाने के लिए या फिर किसी चीज को, आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए कोटेशंस का यूज करते हैं, तो इनके सेंटेंसेस भी काफी कोटेबल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रांसिस बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है ब्रीविटी एंड कंसाइजनेस। इनका जो है एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रही है इनके एसेज की, तो वो क्या है? बेकन अवॉइड्स ऑर्नामेंटेशन एंड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी, यानी अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने जितने शब्द का यूज करना चाहिए, जितने छोटे सेंटेंस का यूज करना चाहिए, उतना ही किया, और अपनी बात को वो अच्छे से कन्वे भी कर पाए। इसलिए इनकी एफोरिस्टिक स्टाइल काफी फेमस हुई। अवॉइड ऑर्नामेंटेशंस भी हैं, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन का यूज नहीं किया उन्होंने, जैसे फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा उसमें नहीं डाला, और ऐसे ऐसे वर्ड्स का भी यूज उन्होंने नहीं किया जिससे कि लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सके, तो इसको इन्होंने अवॉइड किया। हिज सेंटेंसेस आर शॉर्ट, उसके उनके सेंटेंसेस शॉर्ट होते थे, प्रिसाइज एंड मेमोरेबल, यानी कि आप उसे मेम याद कर सकते थे, और वो याद करके आप किसी जगह कोट भी कर सकते थे। अब उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। ऑफ स्टडीज उनकी काफी फेमस एक ऐसे है। ही राइट्स ऑफ स्टडीज में फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब देखिए कि आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, आप इस पे रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट होती हैं, इसमें सारी चीजें निकल के आएंगी। आप एक पेपर भी लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे, लेकिन फिलहाल इन्होंने इतने कम शब्द में इस चीज को, अपनी बातों को बताने की कोशिश की। रीडिंग जो है क्या करती है? मेक इट अ फुल मैन, यानी एक इंसान को पूर्ण करती है। जब इंसान बहुत ज्यादा रीडिंग करता है तो उससे वो एक कंप्लीट मैन हो सकता है, बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, जब आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो उससे रेडी, यानी कि आपको, जिसको हम बहुत ही टिपिकल हिंदी में कहें तो वाक पटुता, वो आप उसे हासिल कर सकते हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, जब इंसान राइटिंग लिखता है तो वो एग्जैक्ट होता है, यानी कि वो गलतियां उससे कम होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी बात को कहने के लिए कितना प्रिसाइज वर्ड का यूज किया है। इन वन सेंटेंस बेकन प्रेजेंट अ कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो कि एक तरह से एजुकेशन की एक फिलॉसफी आप इसको
मान सकते हैं, शोइंग द पावर ऑफ हिज कंप्रेस्ड स्टाइल। और यही इनकी स्टाइल जो है काफी फेमस हुई, जिसको हम एफोरिस्टिक स्टाइल के रूप में जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंडेंस्ड थॉट। प्रोज इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते थे, भटकाव नहीं है इनकी राइटिंग में। एवरी सेंटेंस डिमांड्स केयरफुल अटेंशन, यानी हर सेंटेंस को उन्होंने बहुत ही ज्यादा सावधानी से लिखा। हिज एसेज रिजेंबल स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, अगर आप देखेंगे तो इनके जो एसेज हैं वो एग्जैक्टली वो पर्ल के मोतियों के माला के रूप में है। जैसे कि मोतियों की माला एकदम सीक्वेंस में एक के बाद एक होती हैं और वो साइन करती रहती हैं, सुंदर दिखती हैं, वैसे इनके एसेज भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। वेयर ईच सेंटेंस साइंस इंडिपेंडेंटली, और हर सेंटेंस अपने आप में अलग तरीके से चमक रखता है, उसकी अपनी एक सुंदरता है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, बल्कि वो अपने आप में एक मीनिंगफुल है, rather than forming a flowing argument। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑफ ट्रूथ से इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। इनका एक फेमस एसे है जिसका नाम है ऑफ ट्रूथ। अब ये क्या कहते हैं, ट्रूथ इज द डॉटर ऑफ टाइम नॉट ऑफ अथॉरिटी। अब यानी अगर इसको आप सिंपल सेंटेंस में समझें या सिंपल वे में समझें तो ये कह सकते हैं कि समय बलवान होता है। जैसा आज का समय चल रहा है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो समस्या या वो समय जो है गुजरेगा नहीं, अच्छा वक्त भी आएगा, बस आपको इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप लिटरल सेंस में देखें तो कुछ ऐसी ही बात ये कहना चाहते हैं। दिस सिंगल लाइन कन्वेज अ डीप फिलोसफिकल इंसाइट इन फ्यू वर्ड्स, जैसा कि इन्होंने इसने कम शब्दों में इस फिलोसफी को बता दिया। नेक्स्ट इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डाइडेक्टिक एंड प्रैक्टिकल। अब ये चीज जो है ये प्रैक्टिकल है और डाइडेक्टिक भी है। तो डाइडेक्टिक का मतलब क्या होता है, जो चीजें एजुकेशन से रिलेटेड होती है जिसको हम शिक्षाप्रद भी कहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक है। बेकन राइट्स एज अ मॉरल टीचर, जैसा कि हम देखते हैं कि बेकन जिस तरह की राइटिंग लिखते हैं उससे तो पता चलता है कि वो एक मॉरल टीचर है, नैतिक शिक्षा देने वाले एक शिक्षक की तरह हैं। एंड फिलोसोफर, और साथ ही साथ वो एक दार्शनिक भी हैं, क्योंकि उनकी बातें किसी दर्शन से कम नहीं है। हिज एसेज डील विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जो भी लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, जिससे इंसान को काफी बेनिफिट होता है और उसका नुकसान नहीं होगा, तो वो क्या क्या है। जैसे ट्रुथ की बात करते हैं, एम्बिशन की बात करते हैं, पावर, फ्रेंडशिप, मैरिज, स्टडीज एंड एडवर्सिटी। ये सारी चीजें हमारी लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे सच बोलना, एम्बिशन रखना, पावरफुल होना या पावर का क्या यूज है, फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में क्या है, मैरिज कैसे है, क्या है, या फिर मैरिज कैसी होनी चाहिए, स्टडीज कैसी करनी चाहिए, एडवर्सिटी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं प्रैक्टिकल वे में। हिज पर्पज इज टू इंस्ट्रक्ट rather entertain। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो एक उद्देश्य था कि इंस्ट्रक्ट करना, न कि इंटरटेन करना, यानी कि उनका जो मेन फोकस था वो चीजों को बताना, न कि ऐसे इंटरटेन करना कि जिसका कोई मतलब न निकले। अब ऑफ एडवर्सिटी इनका एक ऐसे है जिसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। अब इन्होंने कहा है कि प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, जब आप विकास करते हैं, पैसे कमाते हैं, आप समृद्ध होते हैं, तो एक तरह से वो ब्लेसिंग ओल्ड टेस्टामेंट की है। एडवर्सिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ न्यू, और एडवर्सिटी यानी दुश्मनी जो होती है वो एक तरह से ब्लेसिंग है न्यू की। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ, यानी कि इनकी राइटिंग्स में, इनके एसेज में आपको इमोशनल वार्मथ कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं, लाइफ की व्यवहारिकता की बात करते हैं, तो वहां पे आपको इमोशंस नहीं दिखाने होते हैं, और जहां इमोशंस हैं वहां प्रैक्टिकल चीजें नहीं हो सकती, यानी दोनों जो है एक कॉन्ट्रास्टिंग वे में है। तो अनलाइक लेटर एसेइस्ट, यानी कि जैसे कि आगे आने वाले जो कुछ एसेइस्ट थे, जैसे कि चार्ल्स लैम्ब की बात करते हैं, बेकिंस स्टाइल इज इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। अब इनकी स्टाइल कैसी थी, इम्पर्सनल थी, नॉट पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों अलग चीजें होती हैं, दोनों अपोजिट है। इम्पर्सनल का मतलब होता है जब आप अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा लिखते हैं, तो वो इम्पर्सनल हो जाती है। ऑब्जेक्टिव एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या है, खुद के बारे में लिखना, ऑब्जेक्टिव मतलब दूसरों के बारे में लिखना। तो कुछ ऐसे ही चीजें हैं। जहां तक बात है चार्ल्स लैम्ब की, तो चार्ल्स लैम्ब को हम जानते हैं कि ही इज बेटर नोन एज द प्रिंस
प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस। तो एक को जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, और चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। और फादर ऑफ एसेइस यानी जिन्होंने एसेइस की शुरुआत की है उनको मिशेल डी मॉन्टेन के रूप में जानते हैं, जो कि एक फादर ऑफ एसेइस के रूप में जाने जाते हैं। तो ये काफी कंफ्यूजिंग भी होता है। चार्ल्स लैम्ब के एसेइस कौन कौन से हैं जब आप देखते हैं, जैसे ड्रीम चिल्ड्रन है, साउथ सी हाउस है इनका एक काफी फेमस ऐसे है, पुअर रिलेशन है, एंड जो फेमस इनका चार्ल्स लैम्ब का जो कलेक्शन है एसेज का वो है एसेज ऑफ इलिया, जो कि 1823 में पब्लिश होता है। जो पहला पब्लिकेशन है एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया, ELIA। तो ये ऐसे जो है एक कलेक्शन है जो कि 1823 में पब्लिश होता है। ये इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में इसलिए कहा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है फ्रांसिस बेकन को, कि फ्रांसिस बेकन में इमोशंस नहीं थे, वो पर्सनल चीजों को नहीं लिखते थे, वो प्रैक्टिकल चीजों को लिखते थे और दूसरों के बारे में लिखते थे जो कि दूसरों को बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे ड्रीम चिल्ड्रन या फिर साउथ सी हाउस या पुअर रिलेशंस, ये सारे एसेज जो चार्ल्स लैम्ब के हैं ये उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बताते हैं, ना कि इम्पर्सनल लाइफ के बारे में। इसलिए देयर इज लिटिल ह्यूमर और इमेजिनेशन। और एक चीज और देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा ह्यूमरस नहीं है फ्रांसिस बेकन के एसेस, ह्यूमरस नहीं है, बहुत इमेजिनेटिव भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एलिमेंट्स मिस करते हैं। हिज एसेज अपील मोर टू द इंटेलेक्ट देन टू द इमोशंस। अब यहाँ पे इंटेलेक्ट की बात होती है, जहाँ पे समझ की बात होती है, तो वहाँ पे हम फ्रांसिस बेकन को याद करते हैं। जहाँ इमोशंस की बात होगी, पर्सनल चीजों की बात होगी, तो वहाँ पे हम चार्ल्स लैम्ब को याद करते हैं। गिविंग देम अ सीरियस एंड फिलोसफिकल टोन, जिससे कि फ्रांसिस बेकन की एसेज काफी सीरियस हो जाते हैं और फिलोसफिकल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज ऑफ एंटीथेसिस एंड बैलेंस। अब यहाँ पे इन्होंने एंटीथेसिस यानी कि ऑपोजिट दो चीजों का विरोधाभास जो है इन्होंने दिखाने की कोशिश की अपने एसेज में, और काफी बैलेंस रूप में इन्होंने चीजों को दिखाया है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल इज इज यूज ऑफ एंटीथेसिस, यानी फ्रांसिस बेकन ने एंटीथेसिस का बहुत यूज किया है। प्लेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज साइड बाय साइड, यानी कि दो आइडिया को उन्होंने साइड बाय साइड रखा जिससे कि चीजों को वो कॉन्ट्रास्ट कर सकें, कंपेयर कर सकें, टू शार्पन मीनिंग, ताकि एक मीनिंग निकल के आए। अब वो चीज क्या है देख लेते हैं। एडवर्स एंटीथेसिस की बात करते हैं। यहाँ पे इनका एक फेमस जो एसे है, यहाँ पे एक कोटेशन लिया गया है जिसका नाम है ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से कोटेशंस क्या है? प्रॉस्पेरिटी डॉथ बेस्ट डिस्कवर वाइस, बट एडवर्सिटी डॉथ बेस्ट डिस्कवर वर्च्यू। कितनी सच बैलेंस कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। सच बैलेंस कॉन्ट्रास्ट एनहांस द एपिग्रामेटिक फोर्स ऑफ हिज प्रोज, और ये इनके एपिग्रामेटिकल फोर्स को दिखाता है। यानी कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? एक वाइस है और एक वर्च्यू है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। एक जो है ईमानदारी की बात करेगा, दूसरा बेईमानी की बात करेगा, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑथोरिटेटिव एंड वेटी टोन। एक ऑथोरिटेटिव यानी कि एक अथॉरिटी की बात करते हैं, काफी एक एक कहते हैं ना कि चीजों को अगर आपको कहना है तो विथ अथॉरिटी, एक एक हक की बातें करते हैं। एंड वेटी टोन यानी कि इनमें काफी वजन होता है बातों को कहने में। बेकन्स स्टेटमेंट साउंड फाइनल एंड अथॉरिटेटिव, यानी कि एक तरह से वो जो कहते हैं वो फाइनल है, यानी उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। अथॉरिटी मतलब एक हक के साथ बात करते हैं। एज इफ देवर लॉज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जैसा कि वो मनुष्य का एक बहुत बड़ा नियम है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। दिस गिव्स हिज प्रोज अ क्लासिकल डिग्निटी, और यही स्टाइल जो है इनकी एक तरह से इसको क्लासिक बना देती है। फेमस ऐसे है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज, जिसपे इन्होंने कहा है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज क्या होती है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? तो वो आपको क्या क्या देती है? डिलाइट देती है। फॉर ऑर्नामेंट यानी एक आभूषण की तरह है, शिक्षा या स्टडीज जो है वो एक आभूषण की तरह है। एंड फॉर एबिलिटी, और ये आपकी एबिलिटी यानी आपकी योग्यता को बढ़ाती है।
तो तीन चीजों को स्टडीज के बेनिफिट्स के रूप में इन्होंने बताया है। जैसे और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑफ स्टडीज में अभी हमने देखा कि एफोरिज्म ऑन रीडिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी ऑफ स्टडीज में बेसिकली इन्होंने तीनों चीजों की, रीडिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन की बात की है। ऑफ ट्रूथ में इन्होंने क्या क्या कहा है? ऑफ ट्रूथ में इन्होंने फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट मैक्सिम्स की बात कही है। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में इन्होंने क्या कहा है? विजडम कन्वेड थ्रू शार्प कॉन्ट्रास्ट, यानी कि मैरिज में इन्होंने दो चीजों के कॉन्ट्रास्ट किया है, एक है मैरिड लाइफ और दूसरा है सिंगल लाइफ। तो दोनों चीजों में इन्होंने कॉन्ट्रास्ट करके, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बताया है। बाकी आप उसको समझिए कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। ऑफ एडवर्सिटी में इन्होंने क्या बोला है? मोरल ट्रूथ एक्सप्रेस थ्रू बैलेंस्ड एंटीथीसिस। अब इन्होंने एडवर्सिटी में क्या क्या बातें कही हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने, क्रिटिकल ओपिनियंस देख लेते हैं कौन कौन से राइटर या कौन कौन से क्रिटिक ने फ्रांसिस बेकन के ऊपर अपना एक व्यू दिया है, वो क्या है। जैसे डॉक्टर जॉनसन एक वेल नोन और बहुत ही बड़े क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। रिमार्क दैट बेकन्स स्टाइल इज वन इन विच द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज कंप्रेस्ड इनटू लिटिल रूम। कितनी बड़ी बात सैमुअल जॉनसन ने कही है फ्रांसिस बेकन के बारे में, कि द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का जो एक नॉलेज है वो इनके एसेज में हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने क्या किया है, फ्रांसिस बेकन ने उन सारे नॉलेज को इन्होंने एक छोटे से रूम में ला के रख दिया है। कहने का मतलब है, अगर आप उनके एसेज को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप ये पा सकते हैं कि एक छोटे से रूम में आप रख सकते हैं। कहने का मतलब वो जो ज्ञान है वो एक छोटे से अलमारी में या बुक सेल्फ में आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम एसेस की जब भी बात होती है फ्रांसिस बेकन के, तो 1597 में इनका जो है पब्लिश होता है 10 एसेस, यानी कि एक कलेक्शन रूप में पब्लिश होता है 10 एसेस का कलेक्शन। और ठीक जो है 15 साल बाद, यानी कि ईयर कौन सा है, 1612, यानी 1612 में जो एसेज का कलेक्शन होता है उसका संख्या है 38 एसेज जो हैं पब्लिश होते हैं। के रूप में देख लेते हैं कि कैसे एक आंसर को हम कंक्लूड कर सकते हैं। इन कंक्लूजन फ्रांसिस बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल मेक्स हिज एसेज इंटेलेक्चुअली रिच, यानी कि इनका एसे जो है अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के बाद इंटेलेक्चुअली चीज़ें आपको आपके इनरिच होती हैं। फिलोसफिकली आप चीज़ों को सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकते हैं, मेमोरेबल होती हैं, यानी लाइन को आप याद कर सकते हैं। टाइमलेस, टाइमलेस का मतलब होता है ऐसा नहीं कि फ्रांसिस बेकन ने जिस समय में लिखा केवल ये सारी चीज़ें उस समय के लिए ही थी, आज भी पढ़ेंगे और आने वाले कई हजार सालों बाद भी ये सारी चीज़ें जो हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, उतनी ही प्रैक्टिकल रहेंगी, इसलिए ये टाइमलेस हैं। दो दे लैक इमोशनल वार्मथ, लेकिन चूंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस इनके एसेस के अंदर इमोशनल जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी लैक करती हैं, वो नहीं दिखती हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैं। दे एक्सेल इन विजडम, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है अगर आप इनके एसेस को पढ़ते हैं। क्लैरिटी होती है, थॉट ऑफ क्लैरिटी होती है। प्रिसीजन, यानी चीज़ें कम शब्दों में आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉम्पैक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज नहीं भी करेंगे तो भी आप इनके एसेज को पढ़ के सीख सकते हैं। His ability to convey profound truth in a few words justifies his reputation as the father of modern English essays। जैसा कि मैंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट जो एक टैग लगा है, जो टाइटल मिला है फ्रांसिस बेकन को, वो क्या है? द फादर ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश essays। और and I request all of you to please like, share and subscribe to my channel, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन भी मिले कि लोग जो हैं मुझे समझ रहे हैं, मेरी बताई हुई चीज़ों को समझ रहे हैं। और जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।